ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए सुनवाई टाली। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा जिला अदालत का बड़ा फैसला। सिविल कोर्ट में सुना जाएगा कृष्ण जन्मभूमि विवाद। ईदगाह पर भी होगी वीडियोग्राफी। सीएम योगी ने विधानसभा गैलरी के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन केंद्र का भी लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री मौजूद रहे। देवभूमि में आज से शुरू हुई हेमकुंड साहिब यात्रा। ऋषिकेश में राज्यपाल सीएम धामी ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी करार दिया। यासीन मलिक ने गुनाह कबूल किए थे। सजा पर 25 मई को होगा फैसला। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विमल। सुबह एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो सुबह केसरी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। निठारी कांड में कोर्ट का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। सुरेंद्र कोहली को 13वीं बार फांसी की सजा। 12 मामलों में हो चुकी है फांसी की सजा। मोनिंदर सिंह पंढेर को देह व्यापार में कैद। अनैतिक देह व्यापार के मामले में 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने 14वें मामले में ये फैसला दिया है। तो नोएडा के निठारी कांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निठारी के नर पर पिशाच सुरेंद्र कोहली को 13वीं बार फांसी की सजा सुनाई गई है। और इससे पहले भी आपको जानकारी दे दें कि 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। और इस 13वें केस में उसे शव को छुपाने और हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। जानकारी दे दें, मोनिंदर सिंह पंढेर को अनैतिक देह व्यापार के मामले में 5 साल की कैद दी गई है। और नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 2 दिन पहले 16वें मामले में सुरेंद्र कोहली को अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया था। जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर को इन आरोपों से बरी करते हुए देह व्यापार के मामले में पहली बार दोषी माना। और इस घटना में मोनिंदर पंढेर की मदद करने और रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करने की आरोपी तत्कालीन दारोगा सिमरनजीत कौर को भी बरी कर दिया गया है। और वहीं निठारी कांड में कुल 17 मामले दर्ज किए गए थे और एक मामले में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया गया है। इस मामले में आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। सुरेंद्र कोहली को पहली बार सजाए मौत के लिए फांसी का ऐलान किया गया है। और इससे पहले 12 बार सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सुरेंद्र कोहली के मालिक रहे मोनिंदर सिंह पंढेर को इस मामले में 5 साल का सश्रम कारावास सुनाया गया है। इसमें नंदलाल ही वादी थे और इसी मुकदमे से पूरा ये निठारी कांड खुला था। और इसमें आज अदालत ने सुरेंद्र कोहली की 364 में उम्र कैद, 376 में उम्र कैद, 302 में मृत्युदंड, 404 में 2 वर्ष की सजा और 201 में 7 साल की सजा सुनाई है। और मोनिंदर सिंह पंढेर को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में धारा 3 में 2 वर्ष की सजा और धारा 5 में 7 साल की सजा। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, निठारी कांड में कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है और सुरेंद्र कोहली को 13वीं बार फांसी की सजा सुनाई गई है। ज्यादा जानकारी। बिल्कुल शिवानी, निश्चित तौर पर 2006 का मामला है और इस मामले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। मासूम बच्चों को एक नर पिशाच के तौर पर कहीं ना कहीं सुरेंद्र कोहली को माना जाता है। और अगर इसको एक बिल्कुल सहज भाषा में अगर हम कहें तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं जी। देर से ही सही लेकिन सजा जरूर मिलती है। और ये आज जो फैसला आया है, ये फैसला इसका आधार था। जिस तरीके से वकील साहब को हम सुन रहे थे, निश्चित तौर पर क्योंकि हमने इसको कवर किया है, बहुत नजदीक से इसको देखा है। ये बड़ी पायल जो थी, इस बड़ी पायल के संबंध थे मोनिंदर पंढेर से, वो आया करती थी। लेकिन सुरेंद्र कोहली ने सबसे पहले उसी की हत्या की और उसका मोबाइल एक रिक्शा वाले को बेचा। पुलिस ने जब तहकीकात की
तो वो मोबाइल रिक्शा वाले से निकला और उसके मोबाइल केवल सर्विलांस के एक चीज और इसमें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी कि सर्विलांस के जरिए ये पूरा मसला खुला और रिक्शा वाले ने बताया कि सुरेंद्र कोहली ने ये मोबाइल मुझे दिया है। उसके बाद उसी के आधार पर सुरेंद्र कोहली को बड़ी पायल का हत्यारोपी माना गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसके बाद एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई और आसपास, क्योंकि वहाँ पे जहाँ अगर घटना स्थल है जो D5 एक सेक्टर 31 में मकान है, अगर देखा जाए तो उसके बिल्कुल बगल में एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल है, उसके डॉक्टर का मकान है और अगर दूसरी तरफ बात करेंगे तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता का भी मकान है। लेकिन किसी को कानो खान इतने बड़े मामले की खबर नहीं हो। जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो चीजें कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली थी और बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस हालांकि अगर एक चीज और देखी जाए तो ये पुलिस का गुड वर्क था उस समय, लेकिन क्योंकि पुलिस ने कुछ चीजों में बहुत देरी की और मीडिया उससे कहीं ना कहीं आगे खड़े हो गए, मीडिया ट्रायल इस मसले का हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिखे। लेकिन आज जिस तरीके से इस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने जो निर्णय दिया है, ये निर्णय निश्चित तौर पर कानून को कहीं ना कहीं सर्वोपरि दिखाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल राजकुमार, और पूरे मामले में जानकारी ये भी मिल रही है कि मोनिंदर सिंह पंडेर को भी देह व्यापार में 5 साल की कैद सुनाई गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर इसको लेमैन की तरह से समझें तो एक एक्यूज के तौर पे 120 बी का आरोपी कहीं ना कहीं बनाया गया था। बड़ी पायल जो थी उसका मोहिंदर सिंह पंडेर के यहाँ पे आना जाना था, लेकिन उसके अलावा सुरेंद्र कोहली जो था वो सुरेंद्र कोहली का दिमागी रूप से मानसिक एक तरह से उसको बीमार भी कहा जा सकता है और उसने उसकी हत्या की। पहले उसके साथ सेक्स किया, सेक्स करने के बाद उसके साथ उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद उसके शरीर के अंगों को बिल्कुल छत विछत कर दिया। उसके बाद तमाम जो कड़ियां जुड़ी और उन कड़ियों के तहत कहीं ना कहीं इसमें मोहिंदर सिंह पंडेर को भी, अगर मोहिंदर सिंह पंडेर की बात करें तो मोहिंदर सिंह पंडेर एक बहुत बड़े व्यापारी के तौर पर, जेसीबी एक कंपनी, एस्कॉर्ट की कंपनी जो थी उसके उत्तर भारत के बहुत बड़े व्यापारी थे। लेकिन उसके अलावा क्योंकि कई बार जीवन में कुछ कमियां जो होती हैं, जीवन में कुछ बुरे कर्म जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आदमी को ले जाकर किस मुकाम पर खड़ा कर देते हैं, वो इस घटना से बिल्कुल निश्चित तौर पर सजग होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल राजकुमार, और जानकारी भी मिल रही है कि इस पूरी घटना में मोनिंदर पंडेर की मदद करने और साथ ही रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करने के आरोपी की उसमें तत्कालीन दारोगा जो सिमरनजीत कौर हैं उनको बरी कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सिमरनजीत कौर को पहले एक मामले में दोषी माना जाता रहा है। तो सिमरनजीत कौर उत्तर प्रदेश पुलिस की उस समय की उप निरीक्षक थी और निठारी की जो पुलिस चौकी लगती थी उस पुलिस चौकी पर वो तैनात थी। और सबसे पहले बड़ी पायल के जो पिताजी थे वो केवल अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए सिमरनजीत कौर के पास ही पहुंचे थे। सिमरनजीत कौर उसको उस समय गंभीरता से लेती तो शायद ये मसला इतना बड़ा नहीं होता और सहज तरीके से कार्रवाई हो जाती। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कई बार पुलिस में लापरवाही भी होती है, उसको देते हुए सीबीआई ने उनके दोष को कम मानते हुए, लेकिन इससे पहले एक मसले में सिमरनजीत कौर भी दोषी करार देती रही हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें उस समय बर्खास्त भी कर दिया था। लेकिन कोर्ट में उनका मामला जो है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चीजें आगे कहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी आज नोएडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और वहीं इस बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री ने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस दौरान कहा कि नोएडा यूपी का मुख्य द्वार है। और वहीं अवैध निर्माण पर उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है, यूपी को रोल मॉडल कहा जाता है। जिले में जो भी किसान, बायर्स और बिल्डर की समस्याएं हैं, इन तीनों के मामलों को जल्द सुलझा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और ऐतिहासिक काम किए हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल माना जाता है कानून व्यवस्था। और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने आज सेक्टर 108 कमिश्नर कार्यालय पर स्कूलों के बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान सभी को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई, जिसमें रेड लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट और साथ ही रॉन्ग साइड समेत अन्य यातायात नियमों के बारे में स्कूली बच्चों को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जागरूक किया गया। इस दौरान मौके पर नोएडा ट्रैफिक डीसीपी गणेश साह समेत ट्रैफिक इंचार्ज आशुतोष समेत अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
हमारे यहाँ पे सर ने भी बताया है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स किस तरह से होते हैं, रोड पर हमें किस तरह से चलना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले हमें लाइट्स के बारे में बताया गया है, रेड, ग्रीन और येलो जैसे सबको पता होता है। अब हमें यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं। पब्लिक स्कूल सेक्टर 110 बंगेल से यहाँ आए हुए हैं। हमारे बच्चे को यहाँ पे सिखाया जा रहा है किस तरह से ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बच्चों को हमारे यहाँ पे ये भी बताया गया कि कैसे गाजियाबाद के स्कूल से आते वक्त बच्चे की एक्सीडेंट रूल्स ना फॉलो करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। आज सेक्टर 108 में कमिश्नर ऑफिस में स्कूली बच्चों को बुलाया गया है। यहाँ पर एक ट्रैफिक पार्क है जिसमें ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी के लिए काफ़ी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, साइनेज लगे हुए हैं। स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उन्हें कुछ डेमो दिखाया गया है कि जैसे मोबाइल फ़ोन पे अगर आप उस समय बात करेंगे तो उसके क्या परिणाम आते हैं, रॉन्ग साइड चलते समय क्या दिक्कत आती है, और भी जो अवेयरनेस होते हैं, अगर नकली हेलमेट पहनते हैं तो क्या नुकसान होता है, इस तरह की बातें उन्हें बताएगी। और ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा विमला बाथम ने कलेक्ट्रेट सभागार में महिलाओं को लेकर जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान जन सुनवाई में प्रताड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी गई, जिसमें कुल 11 समस्याओं को सुनकर तत्काल पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिला अधिकारी सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। और वहीं सहारनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी दे दे, देवबंद में एसडीएम दीपक कुमार और सीओ दुर्गा प्रसाद तिवारी भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे, जिसके बाद अतिक्रमण करने वालों में अफरा तफरी मची रही। इस मामले में सीओ ने जानकारी दी कि आज एसडीएम के साथ भारी पुलिस फोर्स के साथ देवबंद की सड़कों पर जिन लोगों की तरफ से अतिक्रमण किया गया था उनको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। और इस दौरान जो लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, आज उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। और कल से अगर सड़कों पर अतिक्रमण दिखा तो उसके खिलाफ सामान जब्तीकरण के साथ साथ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आज हमारे द्वारा और जो है पुलिस के द्वारा और जो है ये नगर पालिका के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है कि जहाँ पर जो अवैध टैक्सियाँ खड़ी होती हैं या अवैध बसें खड़ी होती हैं या कोई इधर उधर सड़क पर कोई ठेला वो लगाते हैं, ठिया लगाते हैं, तो उनको बताया गया है कि भाई हटा लें इसको। और कुछ कार्रवाई भी की गई है। जो साइड में अवैध टैक्सी स्टैंड था उनको हटाया गया है। आज हम और एसडीएम साहब साथ में निकले हैं और वो साथ में पुलिस फोर्स और नगर पालिका की टीम है। जो भी सड़क पर अतिक्रमण है या अवैध वहाँ स्टैंड हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको पहले बताया गया, समझाया जा रहा है कि भाई इस तरह से अतिक्रमण ना करें, और लोग हटा भी रहे हैं। जो नहीं हटाएंगे फिर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी राज में यूपी पुलिस की छवि लगातार बदल रही है। एक दौर था जब फरियादियों को चौकी, थाने, सर्किल दफ्तर के साथ साथ एसएसपी दफ्तर पर न्याय की आस में भटकना पड़ता था, लेकिन यूपी सरकार में फरियादियों के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाकर अब पूर्व की छवि को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। मामला सहारनपुर का है, जहां कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर जब एसएसपी दफ्तर पहुंचते हैं तो उनकी हर फरियाद को ध्यान से सुना जाता है और साथ ही मौके पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत मामले का निस्तारण करने के आदेश दिए जाते हैं। योगी राज में फरियादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण होते देख फरियादी भी खुश नजर आ रहे हैं। और वहीं एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि शासन के निर्देश हैं कि सभी थानों और साथ ही पुलिस दफ्तर में आने वाले हर फरियादी की शिकायत को ध्यान से सुनें और उसका निस्तारण करें। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि जो भी थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर और गजेटेड अधिकारियों के ऑफिस में जनता की त्वरित सुनवाई हो, तो उसी के क्रम में सबसे पहले तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि सभी लोग टाइम से बैठें, और दूसरा जो आगंतुक आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको पीने के लिए पानी दिया जाए, और ऐसे मतलब नॉर्मली जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है पुलिस से, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कि जनता के बीच में हमारी छवि अच्छी हो। और फिर जो कार्रवाई हम लोगों को मेरिट पर करनी है, बट कोई गलत एप्लीकेशन भी है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करके पूरी उनको अच्छे तरीके से हम लोग समझा दें कि आपका
इस वजह से काम नहीं हो पाता है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, ये हम लोग पुलिसकर्मियों में लाने की प्रयास कर रहे हैं। और वहीं मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के बनवारी वाटिका में अवैध शराब माफिया आतंक का पर्याय बना हुआ है। प्रतिबंध नशीले पदार्थों की बिक्री का विरोध करना कॉलोनी वासियों को भारी पड़ गया। आरोप यह है कि शराब माफिया और उसके परिजनों ने मां बेटे के साथ मारपीट की है, जिससे कॉलोनी वासियों में आक्रोश व्याप्त है। और वहीं परेशान होकर आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने अपने मकानों पर पलायन और मकान बिकाऊ है संबंधित पोस्टर डाले हैं, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। और इस मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। किसी भी अवैध धंधे को पनपने नहीं दिया जाएगा और शीघ्र ही शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम बबीता है। ये बनवारी वाटिका है। यहाँ हम जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज्यादा परेशान है शराब वालों से। हर समय किसी टाइम भी परेशान नहीं करते हैं, निकलते बढ़ते भी परेशान नहीं करते हैं, हर चीज में परेशान करते हैं। सामान लेते हैं, दवाई लेते हैं, कोई भी राशन लेते हैं, पैसा देने का कोई नाम नहीं, मांगेंगे तो पिटेंगे सीधा। काम शराब बेचता है और ये भांग दारू गांजा जो भी सब जो जैसे भी नशे है सब बेचते हैं। पुलिस क्या करती है? पुलिस आती है, जाती है, चली जाती है, हमारा क्या सुनता है? कुछ नहीं सुनती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन लाल, मैं यही बनवारी वाटिका मोहल्ले में रहता हूँ और ये यहाँ सब्जी मंडी गेट नंबर 2 टीपी नगर में यहाँ ये दारू का काम होता है। यहाँ पे मोहल्ले वालों को आने जाने परेशानी होती है। 6 बजे से दारू बिकनी चालू हो जाती है और जितनी भी महिलाएं, कोई किसी पे तंज कसता है, कोई किसी पे कुछ करता है आने जाने वाले। अब यही कल परसों की बात है, तो ये इनकी परचून की दुकान थी, उसी पे आके कोई कुछ गुंडे लोग इनसे सामान मांगने लगे। उन्होंने पैसे मांगा तो बदतमीजी करी उनके साथ और पैसे देने से मना करा और मारने की धमकी दी। देखिए, आपको जानकारी होगी कि पहले समय में इस प्रकार की शिकायतें आती रही हैं कि टीपी नगर के कुछ कुख्यात क्षेत्रों में नशे का कारोबार होता रहा है और साथ साथ ये भी जानकारी है कि अब इसको पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। छिटपुट चोरी छुपे अगर कुछ लोग उसमें कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाती है। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं या इस कारोबार को पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे, रोकथाम नहीं कर पा रहे, उनके विरुद्ध भी काफ़ी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। आपको सभी को जानकारी है। अभी परसों रात को एक ऐसी ही कारोबारी की बेटी के दुकान के लड़कों के द्वारा किसी दुकान में जाकर के अभद्रता मारपीट करे जाने का आरोप लगाया गया था। उसमें कुछ लोग मेरे पास स्थानीय लोग मिलने के लिए आए थे। मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत है, इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार को किसी भी तरीके से उसका दमन करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये उनका आह्वान करूंगा कि इस प्रकार की कोई भी सूचना आती है तुरंत हमारे नंबरों पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें तुरंत।